नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन स्ट्रैटेजी तभी बनती है जब उसकी पूरी जानकारी हो, क्योंकि आज का टैक्स सिस्टम इतना लेयर्ड है कि सतही समझ होना बेहद ज़रूरी है। किन्हें भरना चाहिए आईटीआर? जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, क्या उन्हें भी आईटीआर की ज़रूरत है? रिटर्न फाइल करने से पहले ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है? कई सवाल हैं, लेकिन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बलवंत जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक कॉमन से सवाल से शुरुआत करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है और उसके बावजूद क्या कोई कंप्लायंस है, कोई कंपल्शन है या कोई रूल है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना ही होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है। ऐसा लोगों को जनरल परसेप्शन है कि मेरी इनकम टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी तो ही मुझे आईटीआर भरना जरूरी है। हकीकत में ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है जिसमें अगर आपकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है उसका टोटल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना पड़ता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में सबके लिए 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और जो 80 साल से ऊपर है उनके लिए 5 लाख है, और न्यू टैक्स रेजिम में सबके लिए वो 3 लाख है। परंतु ये जो लिमिट है ये देखते समय जो आप डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, या जो कैपिटल गेन के एग्जम्पशन वगैरह क्लेम करते हैं, वो एग्जम्पशन क्लेम करने के पहले, मतलब एग्जम्पशन के पहले की इनकम आपको देखनी है। यह तो हो गया इनकम क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आपके पास फॉरेन में कोई असेट है या आपका कहीं साइनिंग अथॉरिटी है तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पिछले साल में 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है या 2 लाख से ऊपर फॉरेन ट्रैवल का खर्चा किया है, जरूरी नहीं कि मीटर आपके नाम से हो या आप खुद जा रहे हो। इसके अलावा अगर आपका जो टर्नओवर है वो 7 लाख से ऊपर है, या अगर आप प्रोफेशनल है तो 10 लाख से ऊपर है तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि 25 लाख से ऊपर अगर आपका टीडीएस या टीसीएस है तो भी आपको टीडीएस पर ये आईटीआर भरना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जो ये लिमिट है वो डबल है, 50 लाख है। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और है कि अगर आप एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में मिला के पूरे साल में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा हुई है और सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से ज्यादा हुई है तो भी आईटीआर भरना पड़ेगा। और अभिषेक जी, ये जो डिपॉजिट है उसके लिए सिर्फ कैश डिपॉजिट ही कंसीडर नहीं करनी है। कोई भी प्रकार की डिपॉजिट आपके खाते में, भले वो चेक भरने से हुई है, एनईएफटी से हुई है, कैसे भी क्रेडिट होती है, वो आपको कंसीडर करनी है। तो ये जो ब्रॉडली एक क्राइटेरिया है, अगर इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, भले आपकी इनकम इंडिया में इनकम नील है, फिर भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्राइटेरिया भी कुछ हैं, तो उसके ज़रिए मतलब जिन क्राइटेरिया में जो लोग फॉल कर रहे हैं आईटीआर में, तो उनको तो फाइल करना ही करना है। उसके बाद कई कंपल्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का भी आपने जिक्र किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इस व्यथा जो होगी लोगों की, मतलब वो जो समझ गए होंगे कि अगर नहीं कोई, अगर उनके पास टैक्सेबल इनकम है उसके बावजूद ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जिनमें उनको टैक्स और आईटीआर भरने की जरूरत पड़ सकती है। सर, एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर फॉर्म नंबर 16 और 16A में ऐसी कौन सी अगर बातें हैं जिन्हें चेक करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए, तो इनमें ऐसी कौन सी जानकारी होनी चाहिए जो कि आप इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? पहले मैं बता दूं कि फॉर्म 16 जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो सैलरी लोग है उनका टीडीएस कम सैलरी सर्टिफिकेट है। ब्रॉडली वो टीडीएस सर्टिफिकेट है। और जो 16A है जो बाकी का टीडीएस आपका जैसे डिविडेंड पे कटता है, इंटरेस्ट पे कटता है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम किया हो तो वो करता है, वो ये 2 फॉर्म है। जहां तक सवाल फॉर्म नंबर 16 का है, उसमें आपकी जो सैलरी है, क्या एग्जम्पशन है, क्या आपका डिडक्शन वगैरह वो सब आते हैं। तो उसमें आपको यह देखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए उसके बेसिस पे आपकी जो एग्जम्पशन है वो एम्प्लॉयर ने दी है या नहीं दी है। जैसे
HRA आपने क्लेम किया है, LTA अगर क्लेम किया है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो फॉर्म में देख लीजिए कि वो एग्जम्पशन दिखाया है कि नहीं दिखाया। इसी तरह से आपका ATC का, ATD का डिडक्शन वगैरह है, आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो आपका फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, होना चाहिए। नहीं होता है तो आपको एम्प्लॉयर को बताना चाहिए, जिससे वो अपना TDS रिटर्न है वो रिवाइज करेंगे। इसके अलावा अगर आपका पहला साल है तो आप अपना जो पैन नंबर है वो भी वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि पैन नंबर में नंबर कीन करने में कहीं कभी न कभी एरर हो सकता है। इसी तरह जो फॉर्म 16A है उस पर भी आप सबसे पहले अपना पैन नंबर चेक कर दीजिए। इसके अलावा जो आपके हिसाब से, आपकी बुक्स के हिसाब से, आपकी बैंक की समरी के हिसाब से कितनी इनकम है और उस पर TDS सर्टिफिकेट में कितनी इनकम दिख रही है, तो वो भी आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो इनकम देने वाला है वो 31 मार्च को उसकी एंट्री करता है वो और उस पर TDS भर देता है, आप जबकि आपको इनकम आपके बैंक खाते में वो साल के बाद में क्रेडिट होती है, तो वो रिकंसिलिएशन करना भी जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया इसके बारे में। सर दूसरा सवाल जैसे ये रहेगा कि AIS जो होता है कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, वो फॉर्म 26AS जो होता है उसको मेल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? कई लोगों के सवाल में ये जवाब हमारे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, तो उस पर थोड़ी सी सर रोशनी प्लीज़ डालिएगा। देखिए ऐसा है, वो AIS वो जो है वो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। जी जी। और दूसरा है 26AS है। ये 26AS बहुत पुराना फॉर्म है, जिसमें आपके द्वारा जो भरा हुआ TDS है या आपका जो टैक्स वगैरह कटा है आपकी इनकम में से, तो इनकम और इनकम के साथ TDS दोनों वो दिखता है। और जो फॉर्म AIS है वो 2021-22 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो 26AS में तो लिमिटेड डिटेल है, ब्रॉडली टैक्स से रिलेटेड डिटेल है, परंतु AIS में जो जो बहुत सी फाइनेंशियल एंटिटीज और दूसरी एंटिटीज है उनको डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। और अभी इतना वाइडर कंप्यूटराइजेशन हो गया है कि ये जो इंटीग्रेट करना सरल है। मैं बताऊंगा कि आज की तारीख में आप अपने बारे में जितना नहीं जानते उससे ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में जानता है। तो AIS में आपका जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, आपने तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद बेची है उसका डिटेल है, शेयर्स परचेज है, म्यूचुअल फंड के परचेज और रिडेम्पशन के ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं। तो यह आप दोनों डॉक्यूमेंट है वो आपका जो इनकम टैक्स वेबसाइट का लॉगिन है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास जो डिटेल है आपके बैंक के हिसाब से या आप अगर बुक्स मेंटेन करते हैं तो बुक्स के हिसाब से, और उसमें आप रिकंसाइल कर दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सी इनकम अगर आप रिसीट बेसिस पे टैक्स के लिए ऑफर करते हैं तो भले वो TDS जो है वो 26AS में वो इनकम दिखेगी और आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी, तो वो आपको जो TDS का जो है वो रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। इसी तरह से जो शेयर्स के ट्रांजेक्शन वगैरह है, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है, बैंक भी 31 तारीख को 31 मार्च को इंटरेस्ट क्रेडिट करके TDS काट देता है। आपको जैसे नहीं मिलेगा अगर क्यूमुलेटिव FD वगैरह होगी तो वो आपको ध्यान में रखना है और अपने जो खुद के अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स है अकाउंट है उसे मैच करना है। पर जरूरी नहीं कि मैच होगा, आपको रिकंसाइल करना जरूरी है कि अगर कोई भी डिफरेंस है तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाए। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि 26AS फॉर्म है उसमें थोड़ी सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन AIS जो है वो पूरी तरह से उसमें सारी जानकारी आपकी होती है। तो इन दोनों को मिलाना एक तरह से बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर आप थोड़े से सचेत रहें और उसको मिलान ज़रूर करें। बलवंत सर, एक सवाल अब ये भी आता है कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो पहली बार ITR फॉर्म जो होता है वो ITR फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कई आम गलतियां होती हैं जो कि उनको नहीं पता है, लेकिन गलती से उनसे ये ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कौन सी आम गलतियां होती हैं जिनको फेस करते हैं और उनको अवॉइड करने की उन्हें ज़रूरत है? जी देखिए अभिषेक जी, पहले तो ऐसा होता था कि जब 2-4 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न भर सकते थे तो आपका जो असेसमेंट ईयर गलत चूज हो जाता था। आप अभी आज की तारीख में आपका पैन से लॉगिन होता है तो आपका पैन नंबर वगैरह आज अपने आप आ जाता, नहीं तो पैन नंबर भी कभी कभार गलत जाता था। इसके अलावा आपको
आपकी जो ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस है, वो आप वेरीफाई कर लीजिए। और अगर आपने चेंज किया है, जैसे आपने अगर ऑफिस की ईमेल आईडी दी है, वैसे आइडियली आपको पर्सनल ईमेल आईडी ही देनी चाहिए, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो रेगुलर रहे। तो ये आप वेरीफाई कर दीजिए। इसके अलावा आप जो इनकम आपके बुक्स में आई है या एआईएस में है और आपके बुक्स में है, तो आप उसको रिकनसाइल कर दीजिए, उसको ऑफर करिए। जैसे बच्चों की इनकम है, तो अगर आपके माइनर बच्चा है तो दो में से एक पेरेंट जिसकी इनकम हायर होती है उसकी इनकम में ऐड करना जरूरी है। पर कई लोगों को यह मालूम ही नहीं है, तो 1500 रुपए से ऊपर की जो पैसिव इनकम है, जैसे ब्याज की, डिविडेंड की, तो वो जो जिस पेरेंट्स की हायर इनकम है उसमें ऐड करना जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम अगर सेम फंड हाउस की शिफ्ट करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक में नहीं दिखते हैं, तो वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। इसके अलावा कई लोग जो ड्यू डेट है उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप ड्यू डेट को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आपको ड्यू एक 15 सितंबर का है इस साल ड्यू डेट, तो आपको फिर 5000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा। और लास्ट डेट के लिए भी इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट में अगर आप सीए के थ्रू अगर आईटीआर भरवा रहे हैं, तो वो भी सीए भी बेचारा ह्यूमन बीइंग है, वो कितने सारे क्लाइंट को हैंडल करेगा। और उसमें फिर क्या थोड़ी जल्दबाजी भी हो सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है। तो आप 15 सितंबर का इंतजार नहीं करिए। आपके पास अभी सब टीडीएस के फॉर्म वगैरह भी आ गए होंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट में भी जो फॉर्म है वो यूटिलिटी अपलोड हो गई है। तो आप जितना जल्दी हो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न है वो भरवा दीजिए। बिल्कुल बलवंत सर, आपने बिल्कुल एक वास्ट लिस्ट बता दी है। पहली बात तो ये कि कौन सी आम गलतियां होती हैं, और दूसरा ये बताया कि लास्ट डे जो 15 सितंबर है उसके ऊपर डिपेंड ना रहें, और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आईटीआर फाइल करें, उतना अच्छा होगा आपके लिए। डिले नहीं होगा, रिफंड अगर बनता होगा तो वो जल्दी बन जाएगा, और सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी। बलवंत सर, आगे एक सवाल अब जैसे ये है कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो जिसका होगा, यानी कि जो फॉरेन स्टॉक्स में अगर निवेश कर रहा है, तो उसके लिए टैक्स के नियम क्या कहते हैं, इस पर थोड़ी सी सर एक प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा आपसे। देखिए अभिषेक जी, अगर आपका फॉरेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो एक तो आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। आपको आईटीआर 2 या 3 ही फाइल करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना है, आईटीआर बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। इसके अलावा ये दोनों फॉर्म आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में फॉरेन असेट्स का अलग से शेड्यूल है, तो आपकी जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो उसमें आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। थैंक यू सर इसके लिए भी। अब सर जैसे ये होता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर होते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं यूट्यूबर हैं और फ्रीलांसिंग वाला काम करते हैं, कुछ लोग स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं, तो क्या उनके लिए भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? और अगर आईटीआर फाइल करना है तो ऐसे कौन सा फॉर्म उनको चुनना चाहिए जिसके ज़रिए वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो ऐसा है, कोई भी इनकम हो गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है आपको। अगर टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो भरना ही भरना है। अब कौन सा फॉर्म भरना है यह डिपेंड करेगा कि यह जो यूट्यूबर वाली एक्टिविटी है या जो भी दूसरा आप काम फ्रीलांसर हो गए, लिखते हैं, बरोबर, वो आपकी मेन एक्टिविटी है या आपका साइड इनकम है। अगर आप जैसे सैलरीड है और पार्ट टाइम कहीं कुछ लिखते हैं, कुछ काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो, आपकी कैपिटल गेन इनकम नहीं हो, आपकी बिजनेस इनकम नहीं हो। पर एक बात है, अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपकी जो इनकम है एज ए फ्रीलांसर, उसके सामने आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। परंतु अगर आपकी फुल टाइम एक्टिविटी है ये फाइनेंशियल की या ट्रेडिंग वगैरह की, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा या आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब बेसिकली जो ये इसको प्रोफेशन ही ट्रीट किया जाता है। तो आप जो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं वो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है का सेक्शन 44AA के हिसाब से, जिसके तहत कुछ प्रोफेशंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप जो सेक्शन 44ADA का जो स्कीम है प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन का, जिसमें आप आपकी इनकम का 50 लाख
से अगर कम रिसीट है तो आप 50% आपकी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कैश रिसीट 5% से ज्यादा नहीं है तो यह सीलिंग 75 लाख है। तो आप 50% कहे कि मेरा 50% का इनकम है या उससे ज्यादा का इनकम है, तो आप फॉर्म ITR 4 फाइल कर सकते हैं। परंतु अगर आपका कंटेंशन है कि नहीं, मेरी तो खर्चे बहुत ज्यादा है और मेरी 50% की इनकम नहीं है, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा और वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका एज ऑफ डेट तो 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। परंतु अगर आप उन जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट है, इसके अलावा फिल्म लाइन वाले करीब करीब सब आर्टिस्ट आ जाते हैं। अगर उस कैटेगरी में आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको ITR 3 यूज करना। ठीक है, तो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो गौर से इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको भी ITR फाइल करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बलवंत जैनी जी ने बहुत सलीके से इस बात को यहाँ पर बताया है। सर, अब जैसे क्रिप्टो भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें निवेश जो है, चाहे यहाँ पर हो छोटे अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, तो उसका भी निवेश जो है लोगों के पोर्टफोलियो में धीमे धीमे शामिल होता जा रहा है। तो क्या उसे भी ITR में अभी जानकारी देनी होगी? हालांकि अभी बहुत सारे उसमें सिनारियोज हैं, बहुत सारी अभी बाधाएं हैं जहां पर सरकार के एंड से भी अभी उसको लेके काफ़ी बातचीत चल रही है, लेकिन कुल मिला के अभी इसकी पिक्चर क्या कहती है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा है, जो ब्रॉडली क्रिप्टो करेंसी में ही लोगों का इन्वेस्टमेंट है। जो वर्चुअल डिजिटल असेट है वो वाइडर टर्म है। तो जो ये रेगुलेटर, कोई रेगुलेशन अभी तक गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है, परंतु टैक्स लेने में गवर्नमेंट चुकती नहीं है। मतलब उनको मालूम है कि ये बिटकॉइन इतना दौड़ लिया तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो पैसा कमा लिया है। तो और एक प्रकार से थोड़ा सा गवर्नमेंट की अभी तक पॉलिसी डिस्करेज करने की रही। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन लाया कि आपको क्रिप्टो से वर्चुअल डिजिटल असेट से जो भी इनकम होगी उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स भरना पड़ेगा, बरोबर है। और इसके अलावा ITR में एक अलग से शेड्यूल है, VDA वर्चुअल डिजिटल असेट का शेड्यूल है। अगर आपने अपनी डिजिटल असेट को, क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया है, जरूरी नहीं है कि आपने उसको रुपए में कन्वर्ट किया है, भले आपने एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है, तो वो भी ट्रांसफर, जो एक्सचेंज हो गया एक हिसाब से, वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो VDA शेड्यूल है उसमें वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो जैसे फॉरेन का आपका पोर्टफोलियो है और आपको फॉरेन के पोर्टफोलियो को फॉरेन असेट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, वैसे ये क्रिप्टो करेंसी को या वर्चुअल डिजिटल असेट का डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट कोई भी ITR में नहीं है। पर आपने ट्रांजैक्शन किया है कुछ भी डिस्पोज ऑफ करने का, तो वो आपको VDA में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, VDA में दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सरकार ITR लेने से नहीं चुकेगी कि भले ही उसके लिए अभी रेगुलेशंस आने बाकी हैं, भले ही उसको वो थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ITR जो है वो क्रिप्टो के लिए अगर आप निवेशक हैं उसके, तो आपको ITR में उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा सवाल, जैसे अगला सवाल मेरा ये है कि सपोज़ करिए कि मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, आपने सुने भी होंगे कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, 1 लाख रुपए का उसके मैंने फ़ोन कर लिया, भले ही उसने मुझे बाद में दे दिया हो या बाद में वो पैसा जो है उसने मुझे वापस ना भी दिया हो, तब क्या टैक्स देना बनता है? और अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर वापस नहीं भी दिया है तो क्या ITR में दिखाना पड़ेगा वो चीज़? अभिषेक जी, पहले तो मैं जो मदद करने के मामले में उस पर एक कमेंट करना चाहूंगा। जैसे कहा जाता है कि कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे, तो ये जो दुनिया का हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, तो एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। अब जहां तक आपका प्रॉपर सवाल है कि अगर आपने किसी फ्रेंड के लिए फोन खरीदने के लिए आपने 1 लाख रुपया दिया, 3 सवाल, और अगर आपके फ्रेंड ने वो 1 लाख रुपया वापस दिया, तो वो ट्रांजैक्शन लोन का ट्रांजैक्शन गिना जाएगा और उसका कोई भी इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो पैसा, जो 1 लाख रुपया चुकाएगा, वो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो जितना एक कैश में पेमेंट करोगे उतनी पेनल्टी लग सकती है। दूसरा सिचुएशन, अल्टरनेट सिचुएशन, जैसे आपने बताया कि
आपने एक उनको फोन खरीद के दिया और आपने आपके फ्रेंड से पैसा नहीं लिया, तो उस केस में वो जो ट्रांजैक्शन है फोन खरीदने का, वो गिफ्ट माना जाएगा। और चूंकि जो फ्रेंड है वो आपके जो इनकम टैक्स एक्ट की जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें नहीं आते हैं। और चूंकि जो वैल्यू गिफ्ट की है वो 50,000 से ज्यादा है, तो वो जो 1 लाख रुपए का जो फोन का जो वैल्यू है, वो जो फ्रेंड को फोन मिला है, जिसको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ही मान रहे हैं, तो वो उसको अपने इनकम टैक्स का रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बताना पड़ेगा। और जो आपका जो स्लैब रेट होगा बाकी इनकम को जोड़ने के बाद में, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स इसमें भी आपको भरना पड़ेगा और पूरी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। सर अभी जैसे कि एक सवाल मेरे पास अभी लेटेस्ट में आया है और ख़बर भी आज आई थी इसको लेकर कि इनकम टैक्स की ITR फाइलिंग टूल जो होती है, जो कि एक तकनीक होती है, उसमें उसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर सेक्शन 234C के अंतर्गत पीनल इंटरेस्ट को 10,000 से कम टैक्स देनदारी वालों के केसेस में भी ऑटोमेटिकली जोड़ रहा है, जबकि कानूनी तौर पर ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सर ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है इसमें और क्या कहना चाहेंगे इस पर सर आप? पहले तो मैं प्रोविजन एक्सप्लेन जी कि जो एडवांस टैक्स का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी, उसमें से TDS और एडवांस टैक्स और TCS काटने के बाद में अगर आपकी देनदारी 10,000 से ज्यादा है तो ही आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, नहीं तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं। इसी तरह जो सीनियर सिटीजन है जिनके बिजनेस इनकम नहीं है, तो उनको भी कोई एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई एडवांस टैक्स की प्रोविजन। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो एडवांस टैक्स नहीं भरा तो 1 अप्रैल से फिर वो पेनल इंटरेस्ट लगना 1% के हिसाब से पेनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविजन है कि अगर आपकी नेट टैक्स देनदारी 10,000 से कम है या आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे मैं तो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ITR वगैरह फाइल नहीं करता हूं, पर जैसे आप बता रहे हैं कि जो यूटिलिटी में कुछ बग है जिसकी वजह से अगर किसी की 10,000 की भी टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी आती है, तो उस पर ये 234C का इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये तो यूटिलिटी की गड़बड़ है। मतलब ऐसा है, जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो आदमी ही बनाता है, तो आदमी से गलती हो सकती है। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं न्यूज में भी आया है, तो वो उसको पॉइंट आउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आ ही गया होगा, और वो मतलब सूनर देन लेटर उसको रेक्टिफाई भी करते। चलिए, तो परेशान होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर ये बग वाली दिक्कत आ रही है और इनकम टैक्स के विभाग के पास ये वाला प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर पहुंचा ही होगा, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टली उससे बात भी कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे कि कोई अपने स्पाउस के नाम पर सेक्शन 80C और 80D दोनों का फ़ायदा उठा सकता है? मतलब अगर पति ने प्रीमियम भरा है पर पॉलिसी जो है वो पत्नी के नाम पर है, तो क्या उसको सेक्शन 80D और सेक्शन 80C का फ़ायदा मिलेगा? अभिषेक जी, पहले मैं बताता हूँ, सेक्शन 80C में जो डिडक्शन मिलता है वो बहुत सारी आइटम का मिलता है। होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, NSC, बहुत सारी आइटम है। PPF है, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें 1.5 लाख का लिमिट है। ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलते हैं 80C और 80D दोनों। उसमें जैसे जो PPF का है और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कंट्रीब्यूशन डिडक्शन है, वो असेसी टैक्स पेयर को खुद के पॉलिसी के अलावा अपनी वाइफ के और अपने बच्चों की पॉलिसी, भले बच्चे मेजर हो गए, बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो भी पेरेंट अगर पेमेंट करते हैं, या हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए पेमेंट करता है, तो वो 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80D का डिडक्शन है वो मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए मिलता है। तो जो आप मेडिक्लेम का प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, तो उसमें हस्बैंड वाइफ और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, आप देखिए 80C में डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, 80D में चाइल्ड का डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको फैमिली को जो है वो 25,000 का डिडक्शन मिलता है। और इसके अलावा आप अपने जो पेरेंट्स है उनके लिए पॉलिसी खरीदते हैं तो 25,000 का अलग से डिडक्शन मिलता है।
और इन दोनों सिचुएशन में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो डिडक्शन है वो 25,000 की जगह 50,000 मिलता है। एक और बात बता देना चाहूंगा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन को अगर ये मेडिक्लेम का पॉलिसी नहीं है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का या डे टू डे मेडिकल का खर्चा जो होता है वो भी सेक्शन 80D में 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। परंतु जो पेमेंट है वो नॉन कैश मोड से होना चाहिए। NEFT से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, चेक से करो। अगर आप कैश में पेमेंट किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80D में कैश में डिडक्शन सिर्फ आप जो 25,000 और 50,000 की लिमिट है उसके अंदर एक 5,000 की सब लिमिट है। आप जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कंप्लीट बॉडी चेकअप, वो उसके लिए 5,000 तक का डिडक्शन आप कैश में पेमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो कैश में पेमेंट करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे कि बलवंत सर ने कहा कि पॉसिबल है, लेकिन कुछ इसकी क्राइटेरिया है जिसको आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोताओं को जो सवाल आपने हम लोगों ने आज पूछे हैं उसमें 360 डिग्री का आपको एक तरह से पूरा एंगल मिल गया होगा। इनकम टैक्स फाइलिंग जब आप कर रहे हैं तो उसके सवालों के जवाब हम लोगों ने मोस्टली शामिल करने की कोशिश की है और उनकी जो आंसर है वो बलवंत जैन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करें। बाकी इससे जुड़े कोई और सवाल हो तो आप हमको ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि बलवंत जैन जी को दोबारा जोड़ें और आपके और सवालों के जवाब जो होंगे वो उनसे हम लोग और रूबरू होकर आपके जवाब ढूंढेंगे उनके साथ। बलवंत जैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस खास सेगमेंट में शामिल हुए। धन्यवाद जी। बाकी आप लोग भी लगातार हमारे इस खास सेगमेंट में बने रहे हैं तो फिर आप अपने कमेंट करके हमें सवाल भेजें और अपनी शुभकामनाएं हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल, अपना प्यार जो भी होगा सलाखों पर होगा तो उसको आप बरसाते रहें, देते रहें, सवाल पूछते रहें और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब हम आपको देते रहेंगे। तो अभी इस सेगमेंट में सिर्फ फ़िलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप लगातार बने रहे द बोनस के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।